हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट का जो हमारा सेकेंड चैप्टर रहेगा। आपके सिलेबस में सेकेंड चैप्टर का नेम नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये बड़ा चैप्टर है दोस्तों। सो बड़ा चैप्टर है बोल को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर में थोड़े टॉपिक्स है, सेकेंड चैप्टर में थोड़े टॉपिक्स है। सो सेकेंड चैप्टर में टोटल 11 टॉपिक्स है दोस्तों। सारे के सारे 11 टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो में एक ही वीडियो में स्टडी करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको सेकेंड चैप्टर में 11 टॉपिक्स है दोस्तों। सारे के सारे 11 टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। सो बिना देरी करते हुए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लेते हैं इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टोटल 11 टॉपिक्स रहेंगे, वो सारे 11 टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं। फर्स्ट होगा वाइड एग्रीमेंट्स का टॉपिक, सेकेंड होगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ होगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सिक्स्थ होगा रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। उसका नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सेवंथ कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एट्थ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, नाइन्थ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, 10th कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड 11th कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये सारे 11 टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वाइड एग्रीमेंट्स। सो वाइड एग्रीमेंट्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए वाइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये वाइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? ये एग्रीमेंट्स तो होते हैं, ये एग्रीमेंट्स वैलिड भी होते हैं, लेकिन ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। अगर लॉ के साथ, कानून के साथ आपको लागू करवाना है तो आपको एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, कोई से भी एग्रीमेंट में या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में। सो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपके एग्रीमेंट्स वाइड कहलाते हैं। जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स यानी दोनों पार्टीज कैपेबल होना चाहिए, और जो भी कंसिडरेशन हो रहा है वो लीगल चीज होनी चाहिए। अगर इलीगल चीज होगी तो आपके एग्रीमेंट्स नहीं बनते। सो ऐसे कुछ भी एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होने के कारण ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वाइड कहलाते जाते हैं। और नीचे है ए वाइड एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ये जो वाइड एग्रीमेंट है ये कुछ भी लीगल राइट्स या तो फिर लीगल जिम्मेदारियां पैदा नहीं करती है। अगर सामने वाली पार्टी धोखा दे रही है तो आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। तो कोर्ट में जाके आप क्या केस करोगे? सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो सारे आते हैं वाइड एग्रीमेंट्स के साथ दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा मीनिंग वाइड एग्रीमेंट्स का। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, टॉपिक चाहिए, तो वहां पर मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स भी बताए हैं। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आपको डिटेल टॉपिक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों हमारा सेकेंड टॉपिक होगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। द टर्म परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स both the parties, that is promisor and promisee, have fulfilled their respective obligation which the contract placed upon them. So दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, दोनों पार्टीज आके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी अपने सारे ऑब्लिगेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए थे, सारे ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज ने पूरे कर दिए, तो उस केस में कहेंगे हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल ए एंड बी है। ए क्या कर रहा है? अपनी लैंड बेच रहा है बी को 10 लाख रुपए में। ए ने अपना लैंड बेच दिया और बी ने 10 लाख रुपए दे दिए। सो दोनों का यहां पर परफॉर्मेंस पूरा हो गया, दोनों ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे कर दिए, ऑब्लिगेशंस पूरा कर दिया, तो इसे कहेंगे हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये था दोस्तों हमारा मीनिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस भी मैंने वो वीडियो में समझाए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू द termination or conclusion of a contract where the parties involved are released from their obligation. Discharge of contract में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाता है। टर्मिनेट यानी कॉन्ट्रैक्ट को बंद किया जाता है, यानी कंक्लूजन पे आ जाता है। कई को कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन पे आ गया तो जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व थे कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, दोनों पार्टीज के जितने भी ऑब्लिगेशन, जितने भी जिम्मेदारियां थी, उन सारे जिम्मेदारियों से उनको आजाद किया जाता है, जिसे कहेंगे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और नीचे दिया गया है इट अकर्स व्हेन ऑल पार्टीज फुलफिल देयर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली एंडेड थ्रू वेरियस मीन्स।
या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की अपनी अपनी पूरी ड्यूटीज निभा दिए, जिम्मेदारियां निभा दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। या तो फिर और कुछ भी दूसरे कारणों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बंद हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक का भी डिटेल चाहिए तो वहां पर मैंने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड समझाए हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा फोर्थ टॉपिक होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट whose performance is dependent on the occurrence or non occurrence of a future event। सो दोस्तों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मेन परफॉर्मेंस, जो दोनों पार्टीज के परफॉर्मेंस है, वो डिपेंड करते हैं फ्यूचर इवेंट पे। अगर वो फ्यूचर इवेंट होगा या तो फिर नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैं और मेरा फ्रेंड है, मैं मेरे फ्रेंड को बोल रहा हूं, ये समर का सीजन चल रहा है, मेरे फ्रेंड को मैं कॉन्ट्रैक्ट बना के बोल रहा हूं कि कल अगर बारिश होगा तो मैं तुझे 500 दूंगा। ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, अगर बारिश होगी तो मैं उसको 500 दूंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनेगा ही नहीं, मैं उसे पैसे ही नहीं दूंगा। सो फ्यूचर इवेंट के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड करते हैं उसे कहेंगे दोस्तों हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नीचे दिया गया है, इट इज एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ ए पर्टिकुलर इवेंट विच इज अनसर्टन हैपन्स और डज नॉट हैपन। ये एक तरह का इवेंट रहता है जो करना या तो फिर नहीं करना फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है, और वो फ्यूचर इवेंट अनसर्टन होना चाहिए, जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वैसा ये फ्यूचर इवेंट्स होने चाहिए दोस्तों। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सारा फ्यूचर इवेंट के ऊपर ये परफॉर्मेंस करना या तो फिर नहीं करना उसके ऊपर डिपेंड होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों ये था दोस्तों हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। अगर आपको इसका डिटेल टॉपिक चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा ख्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सो ख्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ख्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल ऑब्लिगेशंस that a court imposes when there is no formal contract between two parties but one has benefited at the expense of the other। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर दो पार्टीज मिलकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। जहां पर नॉर्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, दो पार्टीज आती है, सहमति से कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज मिलके बैठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, लेकिन ये कोर्ट की तरफ से, लॉ की तरफ से अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें एक पार्टी का फायदा होता है और दूसरी पार्टी का यहां पर नुकसान होता है, जिसे कहेंगे हम ख्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल दूंगा, ए एंड बी है। ए ने क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ ऑर्डर किया, पैसे भी पे कर दिए, लेकिन जो ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर है उसने ए को डिलीवर नहीं किया, लेकिन वो जाके बी को डिलीवर किया। सो ए का यहां पर एक्सपेंस हो रहा है, ए का लॉस हो रहा है, और बी को यहां पर फायदा हो रहा है। सो ए एंड बी के ऊपर डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट बनना। बी या तो फिर रिटर्न कर सकता है गुड्स या तो फिर नहीं कर सकता है। ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो होता है ख्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो एक को फायदा देता है और दूसरे को एक्सपेंस कराता है। दोस्तों ये था दोस्तों हमारा ख्वासी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। अगर आपको इसका भी टॉपिक का डिटेल चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा सिक्स्थ टॉपिक होगा रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है या तो फिर एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं करती है, तो उसका उपाय क्या हो सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, आप रेमेडीज में पढ़ते हो। आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ 5 रेमेडीज दिया गया है और ये 5 रेमेडीज इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन हम देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस। जो एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस पूरा की है लेकिन सामने वाली पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं किए है, सो वो पार्टी जिसने ऑब्लिगेशन पूरा किया है वो सामने वाली पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, और केस में उसका जितना भी डैमेजेस हुआ है उसने ऑब्लिगेशंस नहीं पूरा करने की वजह से, सो सारे के सारे डैमेजेस, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में होंगे या तो फिर और कोई से भी टर्म्स में होंगे, वो सामने वाली पार्टी से मांग कर सकती है। सेकेंड है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है, एक पार्टी कोर्ट के पास जाती है कि इसने मेरे ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, सो कोर्ट क्या करेगा, वो जिसने ऑब्लिगेशन पूरे नहीं किए उसको ऑर्डर देगा कि तू कंपनसेशन मत दे, कुछ मत दे, लेकिन जो तूने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ये मैं करूंगा बोल के, तू अपने सिर्फ ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी पूरी कर दे बोल के कोर्ट ऑर्डर देती है।
थर्ड है सूट फॉर इंजेक्शन। सूट फॉर इंजेक्शन में क्या होता है, जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा जाता है कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो पार्टी, एक पार्टी वो सारी चीजें कर रही है, तो सामने वाली पार्टी जाके कोर्ट में केस कर सकती है और कोर्ट उसे ऑर्डर देती है कि तुझे ये चीज नहीं करनी होगी। उसके बाद फोर्थ है सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फर्स्ट से भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे दोनों कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, या तो फिर कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो एक पार्टी कोर्ट कन जा सकती है, कोर्ट कन जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है और दोनों के ऑब्लिगेशन से दोनों को राहत मिल जाती है यहां पर। फिफ्थ है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जो जितना करा उसको उतना मिलना चाहिए। सो यहां पर क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल एक पार्टी है जिसने 90% काम पूरा कर दिया है लेकिन 10% काम पूरा नहीं किया, सो 90% के पैसे वो सामने वाली पार्टी से मांग सकती है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, रोड बनाया है, 100% उसे रोड बनानी है, लेकिन उसने 95% रोड बना दिए, 5% रोड नहीं बना पाया, सो जितने उसने 95% की रोड बनाई है उसके पैसे वो सामने वाली पार्टी से पूछ सकता है दोस्तों। सो ये थे दोस्तों हमारे 5 रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए तो उस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाए, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों हमारा 7th टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, चलिए डिटेल समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promise himself of any other person is for conduct of indemnity। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि सामने वाले पर्सन को लॉस होने से बचाएगा, चाहे वो लॉस सामने वाले पर्सन से होंगे या तो फिर किसी और दूसरे से पार्टी से होंगे, लेकिन जो भी लॉस होगा उसको ये बचाएगा या फर्स्ट पर्सन। सो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, एक एग्जांपल कार इंश्योरेंस कराना है, कस्टमर ने कार इंश्योरेंस करवाया, चाहे कस्टमर से एक्सीडेंट हो या तो फिर कस्टमर के कोई दूसरे पार्टी से एक्सीडेंट हो, उस कार का पूरा कंपनसेशन, पूरा लॉस तो कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। सो ये था दोस्तों हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मीनिंग। अब इसमें पार्टीज कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 तरह के पार्टीज आते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है इंडेमनिफायर एंड सेकंड होता है इंडेमनिटी होल्डर। फर्स्ट इंडेमनिफायर कौन होता है, वो जो लॉस उठाता है, जो लॉस कवर करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने देखा था इंश्योरेंस कंपनी, यहां पर इंडेमनिफायर होती है। सेकंड होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर यानी जिसका लॉस होगा, जिसका लॉस होने वाला है, जो कस्टमर होता है वो या इंडेमनिटी होल्डर होता है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 8th टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, चलिए समझते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, it is a contract when a person agrees to undertake the responsibility of fulfilling the obligations or repaying the debt of another person to a third party in case principal debtors fails to do so। सो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पर्सन गारंटी लेता है दूसरे पर्सन की सारे ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी पूरी करने की, या तो फिर कर्जा जो सेकंड पर्सन ने लिया है उसको पूरा पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फर्स्ट पर्सन। किसके पास, थर्ड पर्सन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दोस्तों। अगर वो सेकंड पर्सन फेल हो गया डेटॉर्स पे करने के लिए, कर्जा पे करने के लिए, तो वो फर्स्ट पर्सन वो सारे पैसे पे करेगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, ए है, बी है एंड सी है। ए क्या कर रहा है, बी को पैसे दे रहा है, लेकिन ए को गारंटी नहीं है कि बी मेरे पैसे रिटर्न देगा या तो फिर नहीं देगा। तो यहां पर सी क्या करेगा, सी बीच में आएगा और गारंटी लेगा, अगर बी तेरे पैसे नहीं दिया तो मैं सारे तेरे पैसे पे करूंगा बोल के सी यहां पर गारंटी लेता है दोस्तों। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या लेता है, एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारे ऑब्लिगेशंस पूरे करने के या तो फिर डेब्ट पे करने के, अगर वो पर्सन ने वो डेब्ट नहीं पे किया तो। इसमें दोस्तों 3 पार्टीज आती है। फर्स्ट आता है श्योरिटी, सेकंड आता है प्रिंसिपल डेब्टर्स एंड थर्ड आता है क्रेडिटर। फर्स्ट जो होता है श्योरिटी, जो गारंटी लेता है, जो मिडिल मैन रहता है वो होता है श्योरिटी। सेकंड होता है प्रिंसिपल डेब्टर, जो पैसे लेता है, डेब्ट कर्जा जो लेता है वो डेब्टर होता है। क्रेडिटर होता है जो कर्जा देता है, जो डेब्ट देता है
वो क्रेडिटर होता है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 9th टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, चलिए समझते हैं। According to section 148 of Indian Contract Act 1872, bailment as the delivery of goods by one person to another person for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them. So bailment क्या होता है, bailment होता है डिलीवरी की जाती है कुछ गुड्स की, एक पर्सन करता है दूसरे पर्सन को कुछ पर्पस के लिए। सो जैसे वो पर्पस खत्म हो गया, जिसको डिलीवरी मिली थी वो डिलीवरी गुड्स उसको फर्स्ट पर्सन को रिटर्न कर दी जाना चाहिए। ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं, एक कस्टमर है, कस्टमर ने क्लोथ खरीदा शर्ट का, लेकिन उसे शर्ट बनाना है, सिर्फ उसने कपड़ा खरीदा, तो टेलर के पास जाएगा, अपना शर्ट देगा, शर्ट का कपड़ा देगा और टेलर उसे शर्ट बना के देगा। दोस्तों यहां पर क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन रहा है। एक कस्टमर क्या दे रहा है, कस्टमर क्या दे रहा है, उसे गुड्स दूसरे पर्सन को दे रहा है, डिलीवर कर रहा है। जैसे ही पर्पस पूरा हो जा रहा है, शर्ट बन जा रहा है, वैसा वो टेलर उसे रिटर्न करेगा। दोस्तों इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देता है कुछ रखने के लिए या तो फिर कुछ पर्पस के लिए, जैसे पर्पस हो जाता है वो रिटर्न दे देना चाहिए उस पर्सन को। दोस्तों इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। फर्स्ट होता है बेलियर एंड सेकेंड होता है बेली। फर्स्ट है बेलियर, जो गुड्स देता है, डिलीवर करता है कुछ पर्पस के लिए, वो बेलियर होता है। सेकेंड होता है बेली। बेली जो होता है, जो वो पर्सन होता है जो गुड्स को लेता है, वो पर्पस करने के लिए गुड्स लेता है, वो होता है बेली। यहां पर बेली टेलर है और बेलर है कस्टमर। दोस्तों ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का डिटेल कॉन्सेप्ट। अगर आपको इससे भी डिटेल चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 10th टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है, चलिए समझते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज या तो फिर पाउन। सो दोस्तों प्लेज का मीनिंग होता है, पहले तो बेलमेंट दिया गया है। बेलमेंट का मतलब अभी हमने समझा जहां पर एक पर्सन गुड्स डिलीवर करता है फॉर सम पर्पस, लेकिन यहां पर्पस है एज सिक्योरिटी पर्पस। अगर यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं दोस्तों, एक कस्टमर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कस्टमर क्या कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके बोल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए एज ए लोन, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो कह रहा है कि मुझे कुछ गुड्स लाके दे सिक्योरिटी पर्पस, तभी मैं तुझे 1 लाख दूंगा। सो कस्टमर क्या कर रहा है, अपने गोल्ड ऑर्नामेंट जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रख रहा है एज ए सिक्योरिटी पर्पस। वो सिक्योरिटी पर्पस रखेगा और लोन देगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 लाख रुपए। जैसे वो कस्टमर ने 1 लाख रुपए रीपे कर दिए, सो यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी ऑर्नामेंट्स रखा था वो रिटर्न उसे दे दे। दोस्तों सो इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इसे कहते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अब इसमें पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होती है, इसमें दो तरह के पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। दोस्तों पहला है पाउनर, जिसे हम प्लेजर भी कहते हैं। पाउनर वो पर्सन होता है जो लोन लेता है, डेब्ट लेता है, अपने गुड्स रखता है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर। और पाउनी वो होता है, पाउनी जिसे हम प्लेजी भी कहते हैं, जो डेब्ट देता है, पैसे देता है और गोल्ड ऑर्नामेंट सिक्योरिटी पर्पस रख लेता है, जैसे एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों ये था दोस्तों हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। चलिए ये लास्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसको देख के हमारे वीडियो की हम समाप्ति करेंगे। दोस्तों सो चलिए देखते हैं। According to section 182 of Indian Contract Act 1872, contract of agency is a contract where one person authorizes another person to act on the behalf in dealing with the third party. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को ऑथराइज करता है, अपॉइंट करता है, ताकि थर्ड पर्सन को उसके तरफ से वो सेकेंड पर्सन जिसने उसे अपॉइंट किया है वो उससे डील करे। इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। दोस्तों यहां पर एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल ए है,
ए के पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, लेकिन उसे बेचना है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है जाके कस्टमर ढूंढना, एडवर्टाइजिंग करना, कि सारा प्रॉपर्टी बताना, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास टाइम नहीं है। तो उसने क्या करा, बी को अपॉइंट किया। बी को कहते हैं हम एजेंट। एजेंट को अपॉइंट करता है, अगर सी आ रहा है उस प्रॉपर्टी को देखने या तो फिर मार्केटिंग करना, वो सारा करता है बी, और जो भी पार्टी कस्टमर आती है उन सबको बताता है दोस्तों। यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है तो बी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में ए के तरफ से दोस्तों। इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी दोस्तों। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्लियर हो गया होगा। इसमें भी दोस्तों 3 पार्टीज आती हैं, चलिए उन तीनों पार्टीज को देखते हैं। 3 पार्टीज आती है। फर्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है, जो पर्सन अपॉइंट करता है एजेंट को अपने तरफ से सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो होता है प्रिंसिपल। सेकंड है एजेंट। एजेंट जो अपॉइंट होता है प्रिंसिपल के तौर पर थर्ड पार्टी से डील करने के लिए, वो एजेंट होता है। थर्ड है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो आती है डील करने के लिए प्रिंसिपल से या तो फिर एजेंट से, वो होती है थर्ड पार्टी। ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। ये था दोस्तों हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का टॉपिक। अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आपको टॉपिक डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरे टॉपिक, जो 11 टॉपिक्स थे, वो सारा हमने स्टडी किया दोस्तों। और अब मैं जैसे बताते ही आ रहा हूं, अगर आपको सारे टॉपिक्स मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल पढ़ाए हैं, एक एक टॉपिक को डिटेल डिस्कस किया है, अगर आपको इसके डिटेल्स चाहिए तो मैं सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां आपको हर एक टॉपिक का हर एक वीडियो डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।